गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों के लिए हम एक क्वेश्चन लेके आए हैं, दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सभी स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, नीट, जेईई, एनडीए, कहीं भी इससे क्वेश्चन हमेशा बनता ही रहता है ना। उस पर आधारित जो क्वेश्चन है किसी न किसी रूप में अवश्य एग्जाम में पूछा जाता है, वो है एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट, एल इंडक्टेंस, सी कैपेसिटेंस, आर ओमिक रेजिस्टेंस, ठीक है ना। एलसीआर सर्किट, इसी एलसीआर सर्किट में आप लोगों को हम क्या क्या बताएंगे, इसमें क्या कवर करना है। सबसे पहले तो ये बता दें, इसमें आपको रिजल्टेंट वोल्टेज, एम्पीडेंस के बाद फेज डिफरेंस, के बाद रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इतना आपको इसमें जानना है। अब यहाँ पर ये आप लोगों को एक रिवीजन के हिसाब से, जो मैंने आप लोग पढ़े हैं तो उसको आप रिवीजन कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग से आपको पढ़ाया जाएगा। यानी ये इसको पढ़ने के लिए जो इसके पहले वाले जो टॉपिक हो सब कुछ आना चाहिए, है ना। ये नए बच्चों के लिए बहुत सफिशिएंट नहीं रहेगा, खासकर जो एक बार 12th पढ़ चुके हैं वो किसी कंपटीशन एग्जाम में, जेई, इसमें इसके अकॉर्डिंग से आप इसको समझेंगे, क्योंकि स्टार्ट में इसको जानने के पहले आपको रिएक्टेंस, एम्पीडेंस सब कुछ अलग अलग पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हम ये मान के चलते हैं ये सब कुछ आप जानते हैं, फिर भी यहाँ पर जो जरूरी है उनको हम बता रहे हैं। आपको बता दें, एक आर सर्किट होता है, इस सर्किट के लिए एक्स आर इक्वल टू आर होता है, फाई इक्वल टू इसमें 0 होता है, वी आर एंड आई आर इन सेम फेज। ये आर सर्किट में एक्स आर इक्वल टू आर पता होना चाहिए, फाई इक्वल टू 0 पता होना चाहिए, वी आर एंड आई आर इन सेम फेज, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही सी सर्किट की बात करें तो इसमें एक्स सी इक्वल टू 1/ओमेगा सी, फाई इक्वल टू पाई बाई 2 और वीसी जो होता है लैग बिहाइंड टू आई। वीसी जो है आई से क्या होना चाहिए, लैग बिहाइंड होना चाहिए। ये आपको पता है। आर सर्किट में एक्स आर आर, फाई 0, वी आर आई सेम फेज। सी सर्किट में एक्स इक्वल टू 1/ओमेगा सी, फाई इक्वल टू पाई बाई 2, वीसी लैग बिहाइंड टू आई बाई पाई बाई 2 डिग्री, ठीक है। और एल में दिख रहा है नीचे, एल सर्किट में इसमें भी एक्स एल इक्वल टू ओमेगा एल, फाई इक्वल टू पाई बाई 2 और वी एल लीड्स टू आई बाई एंगल पाई बाई 2, दिख रहा है इतना। क्या हमने कहा, जब एलसीआर सर्किट को आप रिजल्टेंट वोल्टेज, एम्पीडेंस, फेज डिफरेंस, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे तो इसके लिए आपको आर सर्किट के लिए इतना पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए,
ठीक है, हम ये आप बोल रहे हैं कि VRI सेम फेज में जब होंगे, देखना VRI सेम फेज, VRI सेम फेज का मीन्स होता है कि ये लाइन इसी में R भी है, इसी में VR है। इसको जो बोल रहे हैं उसमें ये कह रहे हैं कि ये I है तो ये VC है, और इसमें ये बोल रहे हैं कि ये I है और ये क्या है VR। सब समझ के चलिएगा, ठीक है। VRI सेम फेज मीन्स एक लाइन, VC जो है I से पीछे है, लेग जो है नीचे, VL I से लीड्स है तो ऊपर, ठीक है ना। ये ध्यान दीजिएगा, ये 90 है, ये भी 90 है, ये जानना पड़ेगा। अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं। देखिए, ये इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ये रेजिस्टेंस, ये AC का सिंबल है, ये L है, ये C है, ये क्या है R। इस पर पोटेंशियल डिफरेंस IXL, इसका पोटेंशियल डिफरेंस IXC, इसका पोटेंशियल डिफरेंस IXR। यहाँ XR, X क्या है, रिएक्टेंस है, X का मीन्स, X क्या है, रिएक्टेंस है, X क्या है, रिएक्टेंस। ये X रिएक्टेंस है तो XR का मीन्स है R का रिएक्टेंस, XC का मीन्स होता है C का रिएक्टेंस, और XL का मीन्स होता है L का रिएक्टेंस। ठीक, यहां पर यहां देखिए, यह LCR इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड ohmic रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ एन AC सोर्स, ठीक है ना। लेट इंडक्टेंस L, कैपेसिटेंस C and ohmic resistance R are connected in series with an AC source at any instant t AC or at any instant t alternating voltage is given by V equal to V naught sin omega t। किसी टाइम पर अल्टरनेटिंग वोल्टेज इधर नहीं दिख रहा है क्या, दिख रहा है, गिवन बाय V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा t, if I be the current at same time, then potential difference PD across L, तो VL इक्वल टू IXL, PD across C, तो VC इक्वल टू IXC, एंड PD का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस, PD यानी पोटेंशियल डिफरेंस across L, तो VL इक्वल टू IXL। IXL कैसे, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट इनटू रेजिस्टेंस, समझना, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस की जगह रिएक्टेंस।
V इक्वल टू आई आर, आई करंट, आर रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस की जगह यहाँ रिएक्टेंस, तो यहाँ एक्सएल, V के लिए एक्ससी, C के लिए एक्ससी, L के लिए एक्सएल, R के लिए एक्सआर। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्या कहा हमने, फिर से सुनो। हमने LCR, L का मीन्स होता है इंडक्टेंस, C का मीन्स कैपेसिटेंस, R का मीन्स रेजिस्टेंस। इनको आप सीरीज में कनेक्ट कर दो। सीरीज में कनेक्ट करना है, इनका सीरियल आप बदल सकते हो, कोई भी आगे पीछे हो सकता है, ठीक है ना, कोई भी आगे पीछे हो सकता है। अब यहाँ पर ये सब सीरीज में है, अल्टरनेटिव वोल्टेज AC अप्लाई किया गया है, और जब वोल्टेज AC अप्लाई करें उसका इक्वेशन होता है V0 sin ओमेगा t। अब जब इसमें I करंट जब जाएगी तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस IXL होगा, इसका IXC होगा, इसका IXR होगा। अब यहाँ पर चार राशियां हैं, चार क्वांटिटी हैं, उन चार क्वांटिटी में आप देखते हैं इन फोर क्वांटिटी में कौन कौन है, VL, VC, VR, I। क्या आप देखिए, यहाँ आप ये देख रहे हैं, एक VR है, एक VL है, एक VC है, एक I है। समझना, इनके बीच रिलेशन है सेम फेज का। इनके बीच रिलेशन क्या है, सेम फेज का, मीन्स VRI सेम फेज में है, इनका फाई इक्वल टू 0। इनके लिए, इनके बीच का रिलेशन फाई इक्वल टू पाई बाई 2 VL लीड्स। इनके बीच रिलेशन, इनके बीच रिलेशन फाई इक्वल टू पाई बाई 2 VC लैग बिहाइंड। क्या कहा हमने, फिर से सुनना, चार क्वांटिटी है, VR, VL, VC और I। सुन रहे हैं ना, VR, VL, VC, I। तो VR और I के बीच फेज डिफरेंस क्या है, 0, मतलब VRI सेम फेज। क्या, सेम फेज। VLI के बीच में, VLI के बीच में एंगल कितना होगा, पाई बाई 2। अब VL क्या होगा, लीड्स होगा। VCI के बीच एंगल कितना होगा, पाई बाई 2। अब VC क्या होगा, लेग बिहाइंड। ठीक है, क्या कहा हमने, VRI सेम फेज, VLI से लीड्स, अब VCI से लेग बिहाइंड। समझ पा रहे हैं, ऐसा करने पर एक डायग्राम बनेगा, दिख रहा है इधर, वो देखिए, हमें इसको सेम फेज कर देते हैं, दैट मीन्स VR और I एक लाइन। VL को लीड्स करना है कितने एंगल पर, पाई बाई 2 एंगल पर, ये रहा। ठीक है, इसको लिखो या ना लिखो, ठीक, ये हो गया VL। VC लेग बिहाइंड, ये रहा, ये। क्या कहा हमने, ये कैसे बनाया, फिर से सुनो। VR और I के बीच एंगल 0 होना चाहिए, वो हमने सब लिखा है, सब प्रूफ किया गया है ना, सब प्रूफ किया जाता है। आगे आपको जब आप वो सीरियल से चैप्टर का पूरा प्ले लिस्ट पे पहुंचेंगे तो सब देख सकेंगे। VRI क्या है, सेम फेज में, देख लाइन में कर दिया हमने। VLI से लीड्स होता है पाई बाई 2 से, तो ऊपर कर दिया। अब VCI से लेग बिहाइंड है, तो इसको नीचे कर दिया। हमको अब क्या लाना है, यहाँ पर ये लाना है पहले क्या, रिजल्टेंट वोल्टेज। रिजल्टेंट वोल्टेज समझो, कितने वोल्टेज है यहाँ पर, 3 ठो, VL है, VC है, VR है। VL, VC, VR
VL VC VR 3 ठो वोल्टेज हैं, उन तीनों का रिजल्टेंट लाना है। तीनों का रिजल्टेंट पहले हम क्या कर लेते हैं, VL VC का लाते हैं। किसका लाते हैं? VLVC। बहुत समझना होगा, VL VC का रिजल्टेंट लाते हैं। अब यहाँ VL और VC डायग्राम में देखा जाए तो VL VC एक दूसरे के अपोजिट है। VL VC एक दूसरे से क्या है? अपोजिट है। तो इनका जो लेट होगा वो VL माइनस VC होगा, या कि VC माइनस VL। सुनना, आप लोग कहेंगे सर ये VL VC वेक्टर क्वांटिटी थोड़ी है। अरे वेक्टर क्वांटिटी तो नहीं है, पर यहाँ पर VL VC की डायरेक्शन फिक्स है। वेक्टर क्वांटिटी ना होते हुए भी वोल्टेज जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, पर यहाँ VL और VC वेक्टर क्वांटिटी ना होते हुए भी वेक्टर जैसे काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि VL और VC की डायरेक्शन जो है वो फिक्स है। यहाँ पर आप नहीं, ऐसा नहीं कर सकते कि VL को इधर कर दो, VC को इधर कर दो। VL को I के साथ 19 पर बनाना पड़ेगा, VC को I के साथ 19 पर बनाना पड़ेगा। तो भले पोटेंशियल डिफरेंस स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन यहाँ VL और VC जो है वेक्टर जैसे काम कर रहे हैं, डायरेक्शन इनकी फिक्स है। इसलिए इनका जब रिजल्टेंट लाएंगे तो रिजल्टेंट लाने के लिए दोनों को एक दूसरे से माइनस करना पड़ेगा। अब माइनस करने के लिए कौन बड़ा है कौन छोटा है उसके हिसाब से बड़े में छोटे को माइनस किया जाता है। लेकिन इसमें हमको ये कन्फर्म नहीं है कौन सा बड़ा है कौन छोटा है, तो किसी एक में दूसरे को माइनस करके मार लगा ले सकते हैं। तो यहाँ यदि कोई VL माइनस VC लीजिए, चाहे VC माइनस VL, हम अपने से लेट करे लेते हैं। लीजिए लेट VL बड़ा है VC से, ये माने ले रहे हैं, है नहीं, कंपल्सरी नहीं है कि होगा भी, हम माने ले रहे हैं कि VL VC से बड़ा। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो VL माइनस VC हो जाएगा। कुछ लोगों को लगता होगा सर VL लीड्स होता है और VC लेग बिहाइंड होता है। बात को समझना, VL लीड्स है I से, VC लेग बिहाइंड है I से। इसका मीनिंग ये नहीं है कि VL VC से बड़ा होगा। क्या बोला हमने? VL I से लीड्स है, अब VC I से लेग बिहाइंड है, लेकिन इसकी मीनिंग ये नहीं है कि VL VC से बड़ा है। इस वजह से हमने नहीं लिखा है यहाँ, हमने कंसीडर किया है कि VL VC से बड़ा है। ये न समझना, कोई ये न कह दे कि लीड्स माने बड़ा होता है ना। वो I के रिस्पेक्ट VL I से आगे है और VC I से पीछे है, लेकिन इसका बिल्कुल मीन्स नहीं है कि VL VC से बड़ा है। हमने यहाँ लेट किया है VL ग्रेटर देन VC, तो VL माइनस VC लिख दिया। यदि कोई VC को बड़ा मान ले तो VC माइनस VL नीचे बना सकता है, दोनों केस में सही होगा। अच्छा, अब ये VL VC का रिजल्टेंट ये हो गया, इसको हम OB लाइन से इंडिकेट कर दिए। समझो, OA क्या है VL, OB क्या है VL माइनस VC, मीन्स इन दोनों का रिजल्टेंट। अब हमको तीनों का रिजल्टेंट लाना है, तो पहले हमने दो का रिजल्टेंट लाया, किसका? VL VC का, जो कि कौन बन गया VL माइनस VC। अब VL माइनस VC और VR का रिजल्टेंट लाना है, तो इसके लिए हम एक पैरेललोग्राम बना देते हैं। ये रहा, और ये इसका रिजल्टेंट होगा, ये इसका क्या होगा? रिजल्टेंट। किसका रिजल्टेंट? VL माइनस VC और VR का। ठीक है, लिखे दे रहे हैं। एक है V इज द रिजल्टेंट ऑफ VL माइनस VC एंड VR, then V इक्वल टू रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। ये कहां से आया? इसको भी सुनो। जैसे ये यहां से यहां तक VR है, यहां से यहां तक ये VL माइनस VC है, तो ये भी वही होगा।
तो चाहे इसको पीजीटी से समझ लो, किससे? पीजीटी। पर वैसे हकीकत ये है कि पीजीटी से नहीं, पैरेललोग्राफ लॉ वेक्टर एडिशन से आया है। किससे आया है? पैरेललोग्राफ लॉ वेक्टर एडिशन। फिर से कहोगे सर पैरेललोग्राफ लॉ वेक्टर एडिशन तो वेक्टर क्वांटिटी में लगता है। हमने बताया ना, यहाँ वोल्टेज वेक्टर क्वांटिटी ना होते हुए भी डायरेक्शन फिक्स है, इसलिए वेक्टर रूल अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर वैसे क्या होगा वास्तव में, वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस बी सी का स्क्वायर प्लस 2VR VL माइनस BC cos 90। क्या होगा? VR VL माइनस BC cos 90, और cos 90 की वैल्यू 0, इसलिए सिर्फ ये बचेगा, है ना। चाहे आप मैंने समझने के लिए पाइथागोरस थ्योरम ही समझ लो कि ये इक्वल टू ये आया है ना। पर हकीकत इसकी ये है कि पैरेललोग्राफ लॉ वेक्टर एडिशन से आया है, ठीक है। जो अब VR की वैल्यू क्या है? ये रहा। VL की वैल्यू क्या है? ये रहा। BC की वैल्यू क्या है? ये। तो क्या लिख देंगे? IXR का स्क्वायर प्लस IXL माइनस IXC का होल स्क्वायर, और ये रहा रिजल्टेंट वोल्टेज आ रहा। अब I स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं। अब देखो, तो ये इक्वल टू I स्क्वायर काम I बाहर कर दिया, XR स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। क्या किया हमने? I स्क्वायर कॉमन किया, कॉमन से भी रूट से बाहर किया। अब XR की वैल्यू क्या होती है, ये इसीलिए हमने लिखवाया है। तो यहाँ पर ये R स्क्वायर, XL की वैल्यू ओमेगा L, XC की वैल्यू ये XR की वैल्यू ये R हमने लिखा है, XL की वैल्यू हमने ये ओमेगा L लिखा है, और XC की वैल्यू ये हमने 1/ओमेगा C लिखा है, ठीक है जी। ये रहा, दिस इज द रिजल्टेंट वोल्टेज, इक्वेशन नंबर 5। अब सुनना, ये इक्वेशन नंबर जो 5 आया है, इसको हम कंपेयर कर देते हैं किससे? IR से। बात को समझो, जब हम IR से इसको कंपेयर करेंगे, फिर से सुनना क्या बोल रहे हैं। ये है रिजल्टेंट वोल्टेज, इसको हम कंपेयर करेंगे ओम्स लॉ से। किससे? ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ से जब कंपेयर करेंगे तो ये रहा V के बदले V, I के बदले I, और R के बदले इतना बड़ा टर्म, और जो R के बदले टर्म आएगा वही है एम्पीडेंस, ठीक है। रिएक्टेंस और एम्पीडेंस एक टाइप के रेजिस्टेंस ही होते हैं। तो लिखते हैं, देखना, इफ वी कंपेयर इक्वेशन 5 बाई ओम्स लॉ, कौन सा ओम्स लॉ? V इक्वल टू IR, देन R की बदले जो आएगा, देन ये R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर। R की वैल्यू मीन्स ये टर्म इज द impedance of this circuit, that is impedance को लिखा जाता है Z से। तो Z इक्वल टू आ गया R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ छोटा सा LCR लिख सकते हो, ना लिखो कोई दिक्कत नहीं। अब देखना, ये LCR का क्या मिल गया? एम्पीडेंस, ठीक है। अब यदि LCR, अब यहाँ पर कोई 1/ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C
माइनस वन अपॉन ओमेगा एल, इसको आगे पीछे लिख देंगे तो यहाँ क्या लगा है, होल स्क्वायर, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। मान लीजिए कोई इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में, तो भी वही आंसर फाइनल आएगा। हमने पहले ही बताया था कि अगर आप चाहे इन दोनों का ओमेगा वी एल माइनस बीसी कर लो, चाहे बीसी माइनस वी एल रिजल्टेंट के लिए नहीं पता है, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एम्पीडेंस। अब एम्पीडेंस के बाद फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस किसके किसके बीच का लाना है, करंट और वोल्टेज के बीच का। यहाँ पर थोड़ी सी हम आप लोगों को ये बता दें, देखिए हमारा टॉपिक जो है वो एलसीआर है। क्या है, एलसीआर। पर इसी में समझ लो, इसी में ये समझ लो कि यदि मान लीजिए हमें जेड आर एल लाना चाहिए, क्या जेड आर एल, तो ये सी वाले टर्म को हटा दो, सी वाले टर्म को हटा दे। समझ रहे हैं, सुन रहे हैं ना। यदि हम आर एल लाना चाहे बिन सी को हटा दो, तो हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। सी को हटा दिया हमने। यदि मान लीजिए जेड आर सी लाना चाहते हैं तो एल वाले को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस वन अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। और यदि हम मान लीजिए जेड एल सी लाना चाहते हैं तो इसको हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर, इसका मीन्स ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी। हमारा टॉपिक क्या था, एलसीआर सर्किट का एम्पीडेंस। अब सोचिए यदि हमने एलसीआर का एम्पीडेंस लाया है और उसमें यदि हम सी को अपसेंट कर दें तो आर एल का हो जाए, यदि एल को अपसेंट कर दे तो आर सी का हो जाए, और यदि आर को अपसेंट कर दे तो एल सी का हो जाएगा, है ना। तो इनको भी आप लोग जानते रहोगे। ठीक है, अब तो हमारा दो टॉपिक हो गया, एक रिजल्टेंट वोल्टेज, अब दूसरा हो गया एम्पीडेंस। अब हम चलते हैं किस पर, फेज डिफरेंस पर। फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस मीन्स आई और वोल्टेज के बीच का एंगल। तो इसमें फेज डिफरेंस है जो हमको लाना है, वो फेज डिफरेंस आई और वी के बीच लाना है। तो आई मीन्स ये है, वी ये है रिजल्टेंट वोल्टेज, है ना। यानी फेज डिफरेंस बिटवीन आई एंड वी, वी का मीन्स रिजल्टेंट वोल्टेज। ठीक है ना। आई और वी के बीच का हमको एंगल लाना है, तो आई और वी के बीच का एंगल फाई है, तो हम इसके लिए ओ ए सी ट्रायंगल ले लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ओ ए सी tan फाई इक्वल टू ए सी अपॉन ओ ए। ए सी मीन्स वी एल माइनस वी सी, और ये वी आर, ये वी एल माइनस वी सी, यही वही है वी एल माइनस वी सी। और अब यहाँ वी एल की वैल्यू आई एक्स एल, आई एक्स सी, आई एक्स आर, ये रहा वी एक्स आर, एक्स एल और एक्स सी की वैल्यू रखे दे रहे हैं। आई कॉमन ले लेंगे, एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन एक्स आर, ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी अपॉन आर, ये tan फाई। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी अपॉन आर। ये है फेज डिफरेंस। अब यहां देखिए, यहां पर यदि हम यहां केस अप्लाई करते हैं, दिख रहा है इधर, इफ ओमेगा एल इज ग्रेटर देन वन अपॉन ओमेगा सी, यदि ओमेगा एल इससे बड़ा है
tan फाई इक्वल टू क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, ओमेगा एल ग्रेटर देन 1 ओमेगा सी, तो tan फाई क्या होगा, पॉजिटिव। दैट इज V लीड्स टू I। यदि ओमेगा एल और ओमेगा सी से ग्रेटर है तो इसका मीन्स होगा tan फाई की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और इसका मीन्स होगा V लीड्स होगा किससे, I से। ठीक है, देन tan फाई इक्वल टू पॉजिटिव, देन V लीड्स टू I, मीन्स L is more effective, मीन्स L is more effective। इसका अर्थ हुआ, यहाँ पर समझिए, हमने ये कहा इफ ओमेगा इज ग्रेटर देन 1 ओमेगा सी, तो tan फाई पॉजिटिव होगा, और tan फाई पॉजिटिव होगा, दैट मीन्स V लीड्स टू I होगा। अब V लीड्स जब I से है तो इसका मीन्स हुआ, मीन्स L इज मोर इफेक्टिव। सेकंड में, इफ ओमेगा एल लेस देन 1 ओमेगा सी, tan फाई इक्वल टू क्या होगा, निगेटिव, दैट इज V लेस बिहाइंड टू I, मीन्स C is more effective। इसका अर्थ हुआ, इसका मीन्स हुआ कि C इसमें ज्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, और थर्ड केस में, इफ ओमेगा एल इज 1 ओमेगा सी, देन tan फाई इक्वल टू 0, फाई इक्वल टू 0, मीन्स R is more effective। हम क्या बोल रहे हैं, कह ये रहे हैं कि LCR तीनों तो हैं, LCR तीनों तो हैं, पर केस यदि ये है तो उसमें ज्यादा इफेक्टिव कौन होगा, और यदि LCR तीनों हैं, अब केस ये वाला है तो उसमें C ज्यादा इफेक्टिव होगा। यदि LCR तीनों है, अब केस ये वाला है, तो उस केस में R मोर इफेक्टिव होगा। ठीक है, समझ में आ गया। यदि केस ये है तो L ज्यादा इफेक्टिव होगा, यदि केस ये है तो C ज्यादा इफेक्टिव होगा, और यदि केस ये है तो इसका मीन्स हुआ कि R ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है ना, अब ये भी हो गया। अब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में आप लोगों को बता दें, रेजोनेंस का मीन्स होता है करंट की वैल्यू मैक्सिमम आना, करंट की वैल्यू मैक्सिमम। करंट की वैल्यू मैक्सिमम देखना, करंट I इक्वल टू क्या होगा, V नॉट अपॉन ZLCR होगा। I नॉट इक्वल टू V नॉट अपॉन, देखिएगा हम कहना क्या चाहते हैं, XL यानी R स्क्वायर प्लस X ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर, ये टर्म है। I नॉट इक्वल टू V नॉट अपॉन ZLCR की वैल्यू हो गई। बताओ I की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा कम होगी, I की वैल्यू ज्यादा तब होगी जब इसका डिनोमिनेटर कम से कम हो। बात को समझना, कहना क्या चाहते हैं, I इसकी वैल्यू ज्यादा तब होगी जब ये कम से कम हो। पहली बात, R की वैल्यू तो कम हो नहीं सकती, यानी R की वैल्यू मतलब 0 हो नहीं सकती। ठीक है, R की वैल्यू 0 नहीं हो सकता, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस 0 हो सकता है। इसकी वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए कम हो,
आर कितना भी कम होगा पर जीरो नहीं। नहीं होगा, किसी का रेजिस्टेंस जीरो होता ही नहीं है, मानना अलग बात है। तो रेजिस्टेंस तो जीरो होगा नहीं, तो ये टर्म जीरो हो सकता है। कैसे जीरो होगा? जब दोनों की वैल्यू इक्वल हो। इसका मीन्स हुआ कि आई की वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब ये दोनों इक्वल हो। और इसको बोलते हैं, ये किसकी वैल्यू है? एक्सएल की, और ये किसकी वैल्यू है? एक्ससी की। और इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या कहते हैं? कैपेसिटी। देखो, हमने ये बोला कि आई की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब ये दोनों इक्वल हों। ये मीन्स एक्सएल एक्ससी। एक्सएल मीन्स है इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्ससी मीन्स है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। फाइनल क्या क्लियर हुआ कि रिजोनेंस कंडीशन में इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल होंगे। ठीक है ना? तो हम अब बताने क्या जा रहे हैं? रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो इसमें लिखेंगे इन रिजोनेंस कंडीशन इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यानी एक्सएल इक्वल टू एक्ससी, ओमेगा एल इक्वल टू 1 ओमेगा सी, क्रॉस मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर एलसी इक्वल टू 1, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 एलसी, ओमेगा इक्वल टू 1 एलसी। आप क्या करें? ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई न्यू 1 एलसी। ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई न्यू, ये होता ही है। अब तो न्यू इक्वल टू हो जाएगा 1/2 पाई रूट ऑफ एलसी। यह है रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला। अब देखो, रिजोनेंस के केस में क्या होगा? आपने क्या सुना? रिजोनेंस कंडीशन में एक्सएल और एक्सपी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, और जब ये इक्वल होंगे तो आई नॉट की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, और करंट की वैल्यू सबसे ज्यादा होना ही रिजोनेंस की कंडीशन है। ठीक है ना? तो ये हुआ। अब इसका जो हेडलाइंस है वो आपके अब ये भी हो गया। ठीक, अब हेडलाइंस की पॉइंट जो भी समझो, यानी आपको हम ये बता दें इन रिजोनेंस कंडीशन, या तो आप ये कह सकते हो या ये कह सकते हो या ये कह सकते हो, ये होता है जेड इक्वल टू आर आई मैक्सिमम। इन रिजोनेंस कंडीशन एक्सएल इक्वल टू एक्ससी बोल सकते हो, ओमेगा एल इक्वल टू 1 ओमेगा सी बोल सकते हो, बीएल इक्वल टू बीसी बोल सकते हो, जेड इक्वल टू आर बोल सकते हो, करंट क्या बोल सकते हो? मैक्सिमम। ठीक है, याद रखिएगा। अब सर्किट डायग्राम से आप लोगों को बता दीजिए, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ठीक, मेन फार्मूला ये जो आया है वो कहाँ से आया है? वो जेड इक्वल टू से फार्मूला देंगे, और आई यानी यदि आप इसकी वैल्यू लाना ही चाहे तो आई इक्वल टू भी नॉट अपॉन आर। ठीक है ना? ये मैक्सिमम वैल्यू भी है, क्योंकि आई नॉट इक्वल टू भी अपॉन जेड आर होता है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से इसमें ये है, और इससे कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछ दिया रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला या एम्पीडेंस क्या होगा। ठीक, तो ये पूरे फाई, यानी ये आपने इसमें ये पढ़ा।
इसी में आपको टाइल फाइव की वैल्यू भी हमने बता दिया। टाइल फाइव क्या होगा, कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, कब इंडक्टेंस ज्यादा इफेक्टिव होगा, कैपेसिटी से इफेक्टिव होगा। ठीक है ना। तो ये थैंक यू।